हेलो ट्रेनी, गुड आफ्टरनून। मैं महेंद्र कुमार सैनी और प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लगातार ले रहा हूं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास में लगातार ले रहा हूं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में पढ़ रहे थे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने यंग्स ऑफ मॉडुलस यंग्स ऑफ मॉडुलस हमने पढ़ लिया था कि यंग्स ऑफ मॉडुलस क्या होता है। यंग्स ऑफ मॉडुलस जो होता है वो किसके लिए डिफ़ाइन किया जाता है? वो डिफ़ाइन किया जाता है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन में रिलेशन को दर्शाने के लिए। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन में रिलेशन को दर्शाने के लिए तो एज पर हुक्स लॉ, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, उसका नियम कि एज पर हुक्स लॉ प्रत्यास्थ सीमा के अंदर और प्रोपोर्शनल लिमिट समानुपातिक सीमा के भीतर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर और प्रत्यास्थ सीमा के अंदर और समानुपाती सीमा तक के बाहर तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के समानुपाती होती है। ये हमारा हुक्स लॉ है। तो इसी हुक्स लॉ के एज पर हुक्स लॉ हम लिख सकते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। यहाँ पर ये समानुपाती का निशान जब मैं हटाता हूँ, इलास्टिक कांस्टेंट ई हमारे पास में आता है। कौन सा कांस्टेंट आता है? इलास्टिक कांस्टेंट ई हमारे पास में आता है। ये ई का मान नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन जो पैदा हुई है उस पर निर्भर करता है। ई बराबर निकालें तो ई बराबर हमारे पास निकल के आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर सिग्मा का मान रखें तो सिग्मा होता है पी बाई ए। क्या होता है? पी बाई ए अपॉन एप्सिलॉन डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ से हमारा नया फार्मूला निकल जाता है पी बाई ए इंटू एल अपॉन डेल एल। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ई बराबर लिख सकते हैं पी गुणा एल अपॉन ए गुणा डेल एल। तो इस फार्मूले से हम किसी का भी मान दिया हो ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ई की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही ई की यूनिट होती है। ई हमारा क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस कहलाता है। जो हमारा पहला कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस, YOUNGS, यंग्स मॉडुलस। दूसरा नाम इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे प्रदर्शित करते हैं हिंदी में यंग मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग मापांक। तो इस प्रकार से हम उस पर एज पर हुक्स लॉ से हम ई का मान याद कर सकते हैं। दूसरा, हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि जो ई है वो जस्टिफाई किससे किया जाता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ बनता है उसमें जो स्लोप आता है उससे भी ई को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी यंग्स मॉडुलस इज आल्सो डिफाइंड बाय द स्लोप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो वो कैसा मैंने बताया था आपको, सिग्मा और ई में एप्सिलॉन विकृति में हमने ग्राफ खींचा था कि ये जब इसके ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ये पॉइंट मिलते हैं आपस में, तो बहुत डेंस होते हैं। तो ये हमें एक लाइन के रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी ये होती है प्रोपोर्शनल लिमिट और ये हमारी होती है इलास्टिक लिमिट। क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है, ये होता है हमारा सिग्मा EL इलास्टिक लिमिट तक, और ये जो होती है हमारी एप्सिलॉन EL।
विकृति जो होती है। इसी प्रकार से ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है और ये सिग्मा PL होती है। तो ये जो स्लोप बना है हमारा, ये स्लोप फाई एंगल का स्लोप, ये स्लोप ही क्या कहलाता है, ई को व्यक्त करता है, ई को जस्टिफाई करता है। इसको मैंने आपको कल बताया था कि E = d सिग्मा अपॉन d एप्सिलॉन। अगर बहुत छोटा ले हम स्ट्रेस को और स्ट्रेन को, तो क्या होगा, अगर चेंज इन स्ट्रेस इट्स मोर, अगर स्ट्रेस में चेंज क्या है, चेंज इन स्ट्रेस इज मोर और चेंज इन स्ट्रेन इज लेस। स्ट्रेस में अगर चेंज ज़्यादा है और स्ट्रेस उसके बनिस्बत स्ट्रेन में चेंज कम है, तो ई क्या होगा, ई विल बी मोर, ई का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसा मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा, उसमें उसको डिफॉर्म करना ज़्यादा कठिन होगा, उसमें स्ट्रेन कम पैदा होगी। ठीक है, तो ई को हम जस्टिफाई किससे कर सकते हैं, स्लोप के द्वारा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में जो स्लोप आता है, ये स्लोप जो आता है, ये स्लोप के द्वारा हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ई को। इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ई को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बता दिया था कल भी, और अब भी मैंने कुछ बता दिया आपको इसके बारे में। तो मैं आपको अब एक एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि रबर और स्टील, दो मटेरियल हम लेते हैं, रबर और स्टील, उन दोनों में से सिग्मा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में जो स्लोप आता है ई का, उससे कैसे उसका पता लगाएंगे कि कौन सा स्टील का ग्राफ है और कौन सा रबर का ग्राफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि लोड ये हमारा ग्राफ है, केस फर्स्ट, ये हमारा ग्राफ है सिग्मा और ये एप्सिलॉन। ठीक है, ये ग्राफ गया यहाँ तक और एक ग्राफ गया यहाँ तक। इसमें हमने क्या करा है, यहाँ जो है ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो जो हमारी ये स्ट्रेन है एप्सिलॉन 1 = del(L)/L, इसमें दो सिग्मा बी और ये सिग्मा ए, ये पॉइंट सिग्मा ए और सिग्मा बी। तो इसमें स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है, स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा है। ये है थीटा SS और ये जो स्लोप कहलाएगा ये कहलाएगा थीटा R का। किसका कहलाएगा, थीटा R का। तो इसमें हमें पहचानना है कि ग्राफ में ए और बी स्टील है या रबर, क्या है, स्टील है या रबर। तो हम इसको देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, इस पर हमने दो मेटल, आइडेंटिकल मेटल ले लिए, दोनों ही आइडेंटिकल मेटल है, एक रबड़ है एक स्टील है। ये स्टील है मान लो और ये रबड़ का मेटल है। इसमें मैं लोड लगाता हूँ, इनका एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेम है, ए इज़ द सेम। इन पे लोड लगाया, इस पर P1 और इस पर P2, लेकिन P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। P1 किससे ज़्यादा लगा रहे हैं हम, P2 से, जब भी तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होगी। किसमें ज़्यादा पैदा होगी, इसमें स्ट्रेस पैदा होगी। और जो इलॉन्गेशन होगा इनमें, मान लो ये इसमें इलॉन्गेशन होता है del(L), दोनों में समान इलॉन्गेशन,
समान इलोंगेशन पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टील में रबर की तुलना में ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा। तो P1 इज़ ग्रेटर दैन P2, तो उस स्थिति में इलोंगेशन जो है दोनों में समान होगा। तो ये ग्राफ में इलोंगेशन समान हो रहा है दोनों में, लेकिन जो स्ट्रेस है वो स्टील में ज़्यादा पैदा होगी। स्टील में ज़्यादा पैदा होगी, सिग्मा ए इज़ ग्रेटर दैन क्या होगा, सिग्मा बी। सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन क्या होगा, सिग्मा बी। सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन सिग्मा बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा एस क्या होगा, ई एस, मतलब स्टील का यंग्स मॉडुलस, और टेन थीटा आर कहलाएगा रबर का यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो कहलाएगा, ए पॉइंट कहलाएगा क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, ये कहलाएगा स्टील, और बी पॉइंट कहलाएगा रबर। क्या कहलाएगा, रबर। अगर हम केस सेकंड लेते हैं, अब मैं केस सेकंड की बात करता हूँ, ठीक है। सेम इलोंगेशन रहा होगा तो सेम स्ट्रेस रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे केस की, जिसमें हमारा स्ट्रेन परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो हमारा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लो, तो यहाँ स्ट्रेन अलग है और यहाँ स्ट्रेन अलग है। ए पॉइंट की अलग है और बी पॉइंट की अलग है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा ए बराबर क्या है, सिग्मा बी। ये सिग्मा का ग्राफ है और ये विकृति का ग्राफ है, इधर विकृति को दर्शा रहे हैं। तो इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है, ये हो रहा है डेल एल बाई एल, डेल एल 1 और इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है, ये हो रहा है आपका डेल एल 2 बाई एल। तो इसमें भी अगर मैं इस तरह से दो बार ले लूँ, एक स्टील की और एक रबर की, ये मान लो स्टील है और ये रबर है, और इसमें P फोर्स लगाऊँ P1 और P2। अगर ये दोनों सेम लोड हो, कैसे हो इस कंडीशन में, सेम लोड हो, तो इलोंगेशन क्या होगा, इसमें तो होगा कम, इसमें तो होगा डेल N1 अपॉन एल, और इसमें हो जाएगा ज़्यादा इलोंगेशन, डेल L2 बटे एल। इसमें ज़्यादा इलोंगेशन होगा सेम फोर्स पर, क्योंकि ये रबड़ है, ये खींचता चला जाएगा। क्या होगा, ये खींचता चला जाएगा, विच इज़ मोर इलास्टिक, ठीक है। सेम लोड लगाने पर रबर ज़्यादा खींचेगा और स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस दोनों में क्या होगी, सेम पैदा होगी, सिग्मा 1 यानी ए बराबर सिग्मा बी। तो इसमें जो स्लोप है, फिर देखिए आप फाई, और ये स्लोप जो है ये फाई, तो ये वाला स्लोप ज़्यादा चढ़ा है, तो ए क्या होगा इसमें स्टील, और बी क्या होगा इसमें रबर। तो कौन सा ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ, विच इज़ मोर इलास्टिक स्टील और रबर। इसमें tan थीटा एस बराबर क्या है, ई एस स्टील का, और tan थीटा आर बराबर क्या है, रबर का इलास्टिक कांस्टेंट यानी यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पर सेम लोड लगाने पर रबर में इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है और स्टील में कम हो रहा है, और जैसे ही लोड को छोड़ेंगे तो ये वापस आने में पूरी लेगा, लेकिन ये ज़्यादा ले लेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जिसका स्लोप ज़्यादा हो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, वो मेटल क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो यहाँ पर स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। कौन सा इलास्टिक ज़्यादा है, क्योंकि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो किससे बड़ा है, रबड़ के यंग मॉडुलस से बड़ा है, ज़्यादा है, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक
इलास्टिक टू रबर, रबर से इलास्टिक ज़्यादा इलास्टिक होगा वो स्टील। तो ये बात हमारी करेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ का ज्ञान होना आवश्यकता है कि इलास्टिसिटी होती क्या है, व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। इसके बाद में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे इलास्टिसिटी क्या है। सब कहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, कि जब हम किसी मेंबर पर या पिंड पर बाह्य लोड लगाते हैं तो बाह्य लोड के कारण उसके आकार में परिवर्तन आता है। आकार में परिवर्तन आता है, उस लोड को छोड़ते हैं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो वो कैसी कहलाती है? वो कहलाती है इलास्टिक। ठीक है, अब स्टील, तो सबसे पहले व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि जब भी लोड लगाएंगे हम किसी मेंबर पर, तो लोड लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होगा, स्ट्रेस पैदा होगी, स्ट्रेन पैदा होगी, तो डिफॉर्म होगा बॉडी, तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे ही लोड को छोड़ेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो वो वापस अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है वस्तु, तो वो इलास्टिक ज़्यादा होगी। ठीक है, अन्यथा दूसरी वस्तु की तुलना में अगर वो नहीं आ पाती है तो नहीं होगी। जैसे मान लो ये हमारी इलास्टिक स्टील की बार है, इसकी बार है स्टील, और ये हमारी रबर की बार है। मान लो मैं इसमें फोर्स लगाने जा रहा हूँ पी फोर्स पहले मैंने लगाया है इसमें, दोनों में पी फोर्स मैंने कितना लगाया? 100 न्यूटन का। पी इजिकल टू लगाया 100 न्यूटन। तो इसमें इतना इलंगेशन हुआ और इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ। ठीक है, इतना इलॉन्गेशन इसमें हुआ, इसमें, और जैसे ही हटाया तो ये वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, और इसको हटाने पर ये भी क्या आ गया? अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गया। रबर भी, रबर ज़्यादा खींचा, लेकिन फिर मैंने लगाया कितना? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन लगाया तो ये इतना खींचा, ठीक है, लेकिन और ये खिंच गया इतना। लेकिन जैसे ही मैंने 1000 बल को हटाया धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा वापस आ गया, लेकिन ये कहाँ रह गया? यहाँ रह गया। इसमें इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। मान लो ये इसका परमा डिफॉर्मेशन, ठीक है, 1000 न्यूटन पे। फिर मैंने 10,000 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 10 किलो न्यूटन लगाया दोनों में। 10 किलो न्यूटन में ये खींचा, खींचने के बाद में ये यहाँ आ गया मान लो, लेकिन ये खींचता ही चला गया और ऐसा खींचा कि ये यहाँ से टूट गया, वापस नहीं आया। तो इलास्टिसिटी क्या है कि लौट के कितना आता है, जो मेटल लौट के ज़्यादा आता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है बल हटाने पर। तो इस रबर, हम सोचते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन रबर इलास्टिक नहीं है। अगर लोड ज़्यादा लगा दिया तो रबर खिंचता चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? सडन ब्रेकिंग हो जाएगी, ये टूट जाएगा ज़्यादा लोड पर। लेकिन ये 10 किलो न्यूटन पर भी जाएगा और लेकिन पुनः वापस आ जाएगा। तो जो पुनः वापस आ जाए, वापस लौट के आ जाए, तो वो ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा। तो इफ ई अगर हमारे ज़्यादा रखते हैं, ई किसी मेटल का ज़्यादा है, तो उसका इलॉन्गेशन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन विल बी मोर।
जो डिफॉर्मेशन को रोकने का रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, मोर होगा, अधिक होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो वो पदार्थ ज़्यादा इलास्टिक होगा जिसके अंदर ये कंडीशन होगी। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं जो ई रबर है, रबर का जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो होता है 10 गीगा पास्कल के करीब। कितना होता है, 10 गीगा पास्कल। ये जो होता है कम होता है ई कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन का होता है 100 गीगा पास्कल के करीब, और इससे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है ई माइल्ड स्टील, उसका होता है 210 गीगा पास्कल करीब ई का मान। तो कौन सा ज़्यादा इलास्टिक हुआ, ये ज़्यादा इलास्टिक हुआ, और सबसे कम कौन सा हुआ, रबर इलास्टिक। तो ये इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि जब भी किसी मेंबर पर हम लोड लगाते हैं या तो कंप्रेशन लोड लगाएं या टेंसाइल लोड लगाएं। मान लो टेंसाइल लोड लगाएं, तो टेंसाइल लोड लगाने पर वस्तु में डिफॉर्म होगी वो, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ पैदा होगी, वो खींचेगी, तो उसका एरिया डिक्रीज होगा और उसकी लेंथ में इंक्रीजिंग होगी। लेकिन जैसे ही लोड को हटा दें तो वापस वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए और दूसरा मेटल नहीं आ पाए, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए कुछ, या तो ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा, जो वापस पुनः अपनी अवस्था में आ गया, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा बल्कि बनिस्बत उससे जो आ नहीं पाया वापस लौट के। तो इलास्टिसिटी यही है कि कौन जल्दी लौट के आ रहा है, कौन वापस ज़्यादा लौट के आ रहा है, तो वो इलास्टिक मेटल ज़्यादा होगा। तो ये इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन के स्लोप पर निर्भर करती है। इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो किस पे निर्भर करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के स्लोप पर। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा मेटल। जिसका स्लोप कम होगा वो कम इलास्टिक होगा। तो ये बात हो गई यंग्स मॉडुलस की। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं या एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तीनों ये संकेत इसी मॉडुलस को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज डिफाइन it is used to find relation between shear stress and shear strain within elastic limit and up to proportional limit। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में संबंध को प्रदर्शित करता है शियर मॉडुलस। ठीक है, इसको संबंधित करता है शियर मॉडुलस। एच पर हुक्स लॉ, हमारे हुक्स लॉ हर जगह काम आएंगे। एच पर हुक्स लॉ, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि टॉय, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टॉय प्रोपोर्शनल टू होता है गामा के। यहाँ पर स्ट्रेन को किससे दर्शाते हैं, गामा से। टॉय प्रोपोर्शनल टू गामा। ये कब होता है, विदिन इलास्टिक लिमिट और अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। विदिन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। यहाँ से टॉय बराबर निकलता है हमारा जी गामा, या जी बराबर लिख सकते हैं हम
टॉय बटा गामा, क्या लिख सकते हैं, टॉय बटा गामा, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन। तो इट इज़ यूज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है, रिजिडिटी। अगला कांस्टेंट आता है हमारा, इसको जी से, सी से, एन से, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला कांस्टेंट आता है हमारा बल्क मॉडुलस, आयतन मापांक। शियर मापांक होता है कर्तन मापांक, शियर मॉडुलस। अब आता है तीसरा बल्क मॉडुलस। इसको आयतन मापांक बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं के से। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज द डिफाइन, इसको जो डिफाइन किया जाता है, दिस इज द डिफाइंड फॉर बोथ सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड मटेरियल और फ्लूइड के मटेरियल के लिए इसको डिफाइन किया जा सकता है बल्क मॉडुलस को। और इसके किस किस में रिलेशन दर्शाता है ये, इट इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब इसका उपयोग नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच रिलेशन को, संबंध को प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो एच पर उपसला, इसमें भी हम एच पर उपसला लगाएंगे। एच पर उपसला से हम क्या लिख सकते हैं, एच पर उपसला से लिख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, एप्सिलॉन वी के। तो सिग्मा एन बराबर के एप्सिलॉन वी। तो के इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन एप्सिलॉन वी। ये हमारा होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस। ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इसके लिए हम सिग्मा एन अपॉन सिग्मा वी मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में भी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नेगेटिव होगा और स्ट्रेस पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, नेगेटिव होगा तो इसमें मोड लगा दिया जाता है। इनका मान हमेशा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, चारों कांस्टेंटों का मान की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक नेचर ऑफ द स्ट्रेस, उसमें अगर हम देखते हैं लिक्विड के केस में, देखिए लिक्विड के केस में क्या होता है, के का मान किस तरह से डिफाइन किया जाता है। लिक्विड के केस में ये मान लो बहुत गहरा गर्त है, जिसमें हमारा सबसे गहरा गर्त कौन सा महासागर में, पैसिफिक महासागर में है, बहुत गहरा गर्त, जहाँ पर साइंटिस्ट भी नहीं पहुँच पाए हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम एक मेंबर की कल्पना करते हैं जो कि क्या होगा, इतने बड़े महासागर में एक पॉइंट के रूप में होगा।
और इस पर जो फोर्स लगा होगा, इस पर जो फोर्स लगा होगा वो सभी दिशाओं में कैसा लगा होगा, समान लगा होगा। पी प्रेशर जो लगा होगा पी, यही सिग्मा को प्रदर्शित करेगा। पी और पी, यही किसको प्रदर्शित करेगा, सिग्मा को। तो ये कैसा नेचर कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स नेचर। कैसा नेचर कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स नेचर। मतलब इसका मैं जूम करके इसका बनाऊँ, ठीक है। जैसे यहाँ लगाया मैंने सिग्मा एक्स दिशा में, ये भी सिग्मा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ लगाया सिग्मा वाई, ये भी सिग्मा को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ लगाया सिग्मा जेड, ये भी सिग्मा को प्रदर्शित करेगा। तो ये किस नेचर को प्रदर्शित करता है, इन हाइड्रोस्टैटिक्स में। किसमें, हाइड्रोस्टैटिक्स में, द्रव्यीय स्थितिक में। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, द्रव्यीय स्थितिक में। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसमें भी जो के है, बल्क मॉडुलस है, वो क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा पी, क्योंकि हमने प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये प्लस में आएगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो है डेल्टा वी अपॉन वी। ये किस में है, माइनस में है। ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, हम मोड लगा देते हैं तो के की वैल्यू क्या आ जाती है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ पे स्ट्रेस की जगह क्या काम में आएगा, डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब यदि डेल्टा वी जीरो हो, डेल्टा वी कब जीरो होगा, डेल्टा वी का मान जीरो हो तो के क्या होगा, के होगा इन्फिनेटिव। के क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में ऐसा देखने को मिलता है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर डेल्टा वी अगर ज़ीरो हो जाए, वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो के क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। इसके बाद आता है हमारे पास में अलग चौथा नंबर का कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, लास्ट कांस्टेंट है, वो है लास्ट कांस्टेंट है हमारा पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो हिंदी में बोलते हैं पॉइजन अनुपात, क्योंकि ये अनुपातिक राशि है। क्या है, अनुपातिक। इसको म्यू से या 1/m से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा अच्छा म्यू से प्रदर्शित करना होता है। 1/m लिखा हुआ एक अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम म्यू से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शित करते हैं। तो एज पर हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ के नियम के अनुसार जो लेटरल स्ट्रेन है, कौन सी स्ट्रेन है, लेटरल एप्सिलॉन लेटरल, वो समानुपाती होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के समानुपाती होती है एज पर पॉइजन अनुपात में। तो यहाँ से हम सिग्मा एप्सिलॉन लेटरल इजिकल टू म्यू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा आपका ई लेटरल, एप्सिलॉन लेटरल बटे एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल।
पॉइजन रेशन क्या है? पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? पॉइजन अनुपात। अगर इस बार के लेंथ में यदि कोई बार है हमारे पास में, ये इसमें मान लो कि फोर्स लगा दिया अपन ने, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो इस बार की लेंथ में ज़्यादा चेंज होगा तो बार की लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही चेंज होगी। मतलब अगर इसकी लेंथ में हम चेंज करें कि फोर्स लगा के, तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है b और ऊंचाई है हाइट h, उनमें भी सेम परिवर्तन होता है। क्या होता है? सेम परिवर्तन होता है इस पॉइजन रेशो के इस नियम के अनुसार, एच पर हुक्स लॉ के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जो म्यू है, पहली बात क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से? हमें कंक्लूजन निकलता है कि जो ई जे, पहला कंक्लूजन ई यंग्स मॉडुलस, जी शियर मॉडुलस, म्यू पॉइजन अनुपात और के, इन सब का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। दूसरी चीज़ जो म्यू है वो वेरी करता है। म्यू का मान 0 से लेके 0.5 तक वेरी करता है। कहाँ तक वेरी करता है? 0 से 0.5 तक वेरी करता है। ठीक है, तो म्यू का मान 0 से म्यू का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और 0.5 से क्या होगा? 0.5 के बराबर या उसके छोटा होगा फॉर ऑल मटेरियल, सभी मटेरियलों के लिए म्यू का मान इस तरह से वेरी करता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 0.5 से 0.5 के बराबर या 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा। तो म्यू ऑफ कॉर्क, जो कॉर्क होती है उसका जो म्यू होता है, उसका म्यू का मान जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। लेकिन होता नहीं है वास्तव में 0, किसी भी म्यू का मान 0 नहीं होता है। कॉर्क का म्यू ऑलमोस्ट 0 होता है। और परफेक्ट रबर, जो परफेक्ट रबर होता है, परफेक्ट रबर का म्यू का मान ऑलमोस्ट 0.5 के बराबर होता है। अगर म्यू का मान 0.5 हो जाएगा और म्यू ऑल मेटल्स, अन्य मेटल्स के लिए उनका मान जो वेरी करता है वो करता है 0.25 से लेके 0.3 तक, यानी 1/4 टू 1/3 तक वेरी करता है अन्य मेटल्स के लिए। अगर परफेक्ट रबर 0.5 हो जाएगा म्यू का मान, तो डेल्टा वी का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, किसी भी मेटल का म्यू परफेक्ट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये केवल अज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है? अज्यूम किया जाता है, तथा परफेक्ट रबर का म्यू भी अज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है? अज्यूम किया जाता है। अगली बात ये है कि टोटल इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस और आइसोमेट्रिक, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल,
आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ये हमने बात जान ली, 4। बट टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट और प्रॉपर्टी विल बी ओनली 2। टोटल जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ई और म्यू। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जब ये दिए होते हैं तो इनकी सहायता से हम अन्य इलास्टिक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। इनकी सहायता से जी और के का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट बात ये है कि टोटल कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस एंड इन आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल में टोटल कांस्टेंट कितने होंगे? ई के कांस्टेंट कितने होंगे? 3 कांस्टेंट होंगे, E1, E2, E3। इसी तरह से जी के G1, G2, G3, इस तरह से के K1, K2, K3 और म्यू के μ1, μ2 और μ3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 इलास्टिक कांस्टेंट होंगे होमोजीनियस इन आइसोट्रोपिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये बात आपको सारी याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको सबको आपको याद रखना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ई और म्यू गिवन हो और जी और के का मान निकाल सकते हैं, तो इन चारों कांस्टेंटों में आपस में संबंध होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन अपन आज लिख लेते हैं। क्या रिलेशन होता है चारों कांस्टेंटों में? ये रिलेशन होता है, इससे 2 का मान दिया हो ई और म्यू का, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मॉड्यूल फॉर ए गिवन मटेरियल मॉडुलस फॉर गिवन मटेरियल इज एज फॉलो। क्या रिलेशन होता है? तो वो रिलेशन होता है ई बराबर 2G इंटू 1 + 1/m। या 1/m की जगह हम लिख सकते हैं ई बराबर 2G 1 + म्यू। क्या लिख सकते हैं? 1 + म्यू। ये इसके बराबर होता है 3K इंटू 1 - 2/m। या इसको लिख सकते हैं 3K 1 - 2 म्यू। और ये किसके बराबर होता है? 9 kg / 3 इंटू 1/m + k। यानी इसको लिख सकते हैं 9 kg 1/3 म्यू + k। तो ये संबंध आपको जनरली याद रखना है। ये रिलेशन आपको क्या करना है? याद रखना है। इन तीनों कांस्टेंटों में, चारों कांस्टेंटों में आपस में ये संबंध होता है। कोई 2 दिए हों तो अन्य 2 का मान हम निकाल सकते हैं। ये 2 दे रखा है तो ई का मान निकाल सकते हैं। ये 2 का दे रखा है तो म्यू का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ के और ई का संबंध है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये इससे बराबर है, ये इससे भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो ये इनमें संबंध है।
तो इस संबंध को याद रख के हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, ये संबंध पूछा भी जा सकता है। तो ये संबंध आपको याद रखना चाहिए। कई किताबों में इस जी की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कई किताबों में क्या लिखा हुआ है, इसको सी से भी व्यक्त करते हैं और एन से भी व्यक्त करते हैं। तो एन भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, एन या सी। ऐसे ही 1/m की जगह, म्यू की जगह 1/m लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको संबंध याद रखना है। तो ये हो गई हमारी बात इलास्टिक कांस्टेंट की। इलास्टिक कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और किस किस तरह से ये उपयोग में आते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में जो टॉपिक बचता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, वो बचता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। जब हम किसी डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व खींचेंगे तो किस प्रकार आता है और उसमें कितने कितने बिंदु आते हैं और वो बिंदुओं को क्या क्या कहते हैं और उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलती है टर्मिनोलॉजी, वो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके पास में 2 टॉपिक और आते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, और दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है। ये मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में ही बता दूंगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का अगला वीडियो, नया वीडियो हम बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ लोड, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अपन ने डिटेल वीडियो दिए हैं। इनके क्या दिए हैं, डिटेल वीडियो दिए हैं। आपकी जो सिलेबस में है उससे ज़्यादा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कितना समझते हैं। आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको एप्सिलॉन बताया, ये क्या है, विकृति होती है, स्ट्रेन होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्योंकि एप्सिलॉन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल एप्सिलॉन क्या होती है, डेल एल बाई एल। या लंबाई का मात्रक अगर मीटर में लें तो यहाँ भी मीटर, तो मीटर मीटर पड़ जाएगा। तो ये कैसी विमाहीन राशि है, कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। लेकिन स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया हम जिस यूनिट में ले रहे हैं और फोर्स जिस यूनिट में ले रहे हैं उसका, दोनों का। क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा P/A होती है। तो अगर P को न्यूटन में ले रहे हैं और उसको मीटर में ले रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, mm में ले रहे हैं तो mm पर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से E की यूनिट होती है, जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही E की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे ही G की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, K की यूनिट होती है। और पॉइजन रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। पॉइजन रेशो की भी यूनिट होती है, पॉइजन रेशो की भी यही यूनिट होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। नहीं, पॉइजन रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो स्ट्रेन में अनुपातिक होता है। ठीक है, पॉइजन रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वो एक अनुपातिक राशि है, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को महेंद्र कुमार सैनी के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो और पिछली वीडियो मिलती रहें। ठीक है, देखने के लिए। जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं, आपको जो भी चीज़। ये टॉपिक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व और ये टॉपिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस होने के बाद में हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे फिर डिटेल से। एक एक प्रॉब्लम लेंगे धीरे धीरे, जिससे फिर हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उस प्रॉब्लम में कैसे निकाली जाती है, लोड कैसे निकाला जाता है, कैसे स्ट्रेस निकाली जाती है, अलग अलग तरह की स्ट्रेन किस प्रकार से निकलती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अल्टीमेट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ये सब हम सवाल ये टॉपिक हो जाने के बाद में आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।